नमस्कार सभी को। अ, आज के इस सत्र में कुछ चीज़ें मैं पहले स्पष्ट कर दूं। कुछ चीज़ें जैसे कि कहा था कि जो भी अच्छी चीज़ें मुझे मिल रही हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो हमने हमारे एक मित्र हैं पवन यादव जी, हम उनको काफ़ी मानते हैं। तो हमेशा जो भी उन्होंने लिखा, बनाए, जो भी अध्ययन किया उनसे तैयारी की। तो उनसे हमने कहा था कि भाई कुछ ऐसा दीजिए जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। वैसे हम पढ़ते नहीं पर फिर भी पढ़ लें। तो दिनेश तिवारी जी नमस्कार। प्रथम बार शायद आप जुड़े हैं, अगर मैं सही हूँ तो स्वागत है आपका। तो हमारे मित्र जी ने हमें ये दिया कि भाई इसे पढ़ ले तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये घटना चक्र करके समसामयिक, क्योंकि मैंने तो पहली बार चलो इसे सुना। जो साथी हमारे पढ़ते तो पढ़ा होगा, तो ये वो है। तो जो आपको लिंक दे उसमें भी ये पढ़ा हुआ है। तो उसी की चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ है तो बहुवैकल्पिक प्रश्न ही। अ, अगर बात की जाए विषय सूची की इसमें, तो हिंदी साहित्य है, काल वगैरह, छंद, अलंकार, तो कुल 512 पृष्ठ है। तो सभी की तो चर्चा हो नहीं पाएगी, फिर भी जितना हम अधिकतम कर पाएंगे वो करेंगे। तो इसमें जो एक अच्छी चीज़ है इस पुस्तक की कि इसमें अधिकतर प्रश्नों के जो भी विकल्प दिए हैं उनके उत्तर के साथ उनको आगे स्पष्ट भी किया है। ठीक है जी। तो अब हम शुरू करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप उत्तर देते रहेंगे। अगर उत्तर नहीं भी देंगे तो हमारा तो काम है कि बताते रहेंगे ताकि आपस में चर्चा होती रहे। और बाकी रही गारंटी की बात, वो तो मुझे पता नहीं कौन सा प्रश्न कहाँ से आए। काफ़ी किस्मत के खेल भी होते हैं, तो हमने कहा कि चलो क्यों ना हिंदी साहित्य जो है इसको पढ़ा जाए। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसे सूत्रपात किसने किया या किसे कहा गया है? चलिए दिनेश तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मतलब यहाँ फॉलो की बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि मतलब जो सत्र चला रहे पिछले 7-8 दिनों से, क्योंकि आपका उत्तर वगैरह आया नहीं तो नाम याद हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारे गिने चुने 17 साथी हैं तो जो आते हैं। चलिए, तो प्रथम प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया या किन्हें कहा गया है? तो गुजारिश आपसे यही रहेगी कि उत्तर देते रहिएगा। कैलाश चंद जी, स्वागत है आपका। तो आपने दिया उत्तर पहले का ख। सही उत्तर है। तो आगे इसका विस्तार दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लित्रेउत्र एंद्यूई ए हिंदू ए एंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। तो इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। तो इसका प्रथम भाग सन 1839 में और द्वितीय भाग सन 1847 में प्रकाशित हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस संबंधी कि सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। ठीक है जी। अब आगे है दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ग्रियर्सन जी ने, गारसा दत्तासी जी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? गुजारिश इतनी जरूर रहेगी कि यदि उत्तर आता है तो ज्योति यादव जी स्वागत है आपका। तो प्रश्न संख्या के साथ उत्तर जो क्रमांक है लिख दीजिएगा। जसमेर जी स्वागत है आपका। यदि नहीं पता तो थंब बना दीजिएगा, जो इमोजी में थंब होता है, ताकि पता लगता रहे कि हाँ बात चल रही है कि नहीं। जानकी शरण जी स्वागत है आपका, आप भी प्रथम बार जुड़े हैं। एजुकेशन सोल भी प्रथम बार जुड़े हैं। तो स्वागत है आप सभी साथियों का जो प्रथम बार जुड़ रहे हैं। तो
बस इतना है कि प्रश्न संख्या के साथ उत्तर जो क्रमांक है, विकल्प है, वो जरूर दीजिएगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो उत्तर दिया आप साथियों ने दूसरे का ग, ज्योति जी ने, जसमेर जी ने, कैलाश जी ने दूसरे का पहला, जानकी शरण जी ने भी पहला, और एजुकेशन सोल जी ने दूसरे का ग। अभी गारसा दत्तासी ऊपर देखा हमने जिन्होंने सूत्रपात किया, और उसमें साथ में दिया था कि ग्रियर्सन जी ने जो पुस्तक लिखी थी वो इतिहास ना होकर हिंदी साहित्य काल का पहला इतिहास कहा जा सकता है। तो देखते हैं। मेघना, गुड इवनिंग बेटा, शुभ संध्या। तो कौन सा उत्तर सही होता? मुझे लग रहा है शायद ग्रियर्सन हो, तो देखते हैं। तो इसमें भी तीसरा जो ग विकल्प है वह सही है, गारसा द तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? वो भी जो इसका भी जो क्रेडिट को क्या बोले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इसका भी क्रेडिट गारसा द तासी जी को है। अब यहाँ कहीं काफी जगह आपको लिखा दिखेगा उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो जहाँ कहीं मतलब इन्होंने इधर उधर दिया है, तो मैंने भी इसको ज्यादा विस्तार से अभी देखा नहीं है, तो मैंने कहा चर्चा करनी है तो चलो करते रहे। अब ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपके समक्ष आ ही गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी या उर्दू? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी या उर्दू? तो इसका उत्तर है फ्रेंच। तीसरे का ग दिया ज्योति जी ने, बिल्कुल सही। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन है सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक जी का नाम। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक जी का नाम। तो विकल्प है रामचंद्र शुक्ल जी, गारसा दत्तासी जी, शिव सिंह सेंगर जी, मिश्र बंधु जी। तो इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक गारसा दत्तासी, क्योंकि अभी तक जो प्रश्न है वो गारसा दत्तासी जी के साथ है, क्योंकि इतिहास की बात हो रही है। अब अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे? जसमेर जी ने, ज्योति जी ने चौथे का ख, और जानकी जी ने चौथे का ग दिया है। कैलाश जी ने हटा दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो ख उत्तर सही था। चलिए, नौवां प्रश्न आपके समक्ष है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? शिव सिंह सेंगर जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, जॉर्ज ग्रियर्सन जी को, या मिश्र बंधु जी को? तो ज्योति जी ने उत्तर दिया है नौवे का ग। देखते हैं बाकी साथी क्या उत्तर देते हैं। आप साथियों से इतना निवेदन जरूर है, क्योंकि देखिए वैसे जो पीजीटी टीजीटी में जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि जो तो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं, डिपार्टमेंटल या ओपन दोनों में भर्ती देख रहे हैं, तो या इसके अलावा जो ओपन में भी भर्ती देख रहे हैं, तो पाठ्यक्रम स्पष्ट दिया है कि टीजीटी के लिए छठी से 10वीं कक्षा की सभी एनसीईआरटी पुस्तकें, और पीजीटी के लिए 11वीं 12वीं का पाठ्यक्रम दिया, और साथ में जो भी व्याकरण वगैरह का अतिरिक्त दिया है। तो ये प्रश्न इसलिए मैंने निकाले कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मेरे साथ भी एक माननीय है पीजीटी, उन्होंने बताया कि एक बार पाठ्यक्रम तो 11वीं 12वीं का दिया था, परंतु वो परास्नातक के स्तर का डाला था, और अगली बार उन्होंने 11वीं 12वीं का जरूर डाला। तो मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, संभवतः कुछ भी संभव है। तो इसलिए अगर आपको लगे कि हाँ प्रश्न चर्चा करने लायक नहीं है, तो आप बता दीजिएगा, हम किसी और विषय को जरूर उठाएंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जसमेर जी ने दिया नौवे का ख, ज्योति जी और कैलाश जी ने नौवे का ग दिया है। तो उत्तर ख ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका आगे व्याख्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को लिखा या 1929 को लिखा।
तो जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। तो ये भी प्रश्न के तौर पर आ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में मतलब जो लिखा, शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो यह शिव सिंह सेंगर जी द्वारा रचित है, शिव सिंह सरोज। अच्छा, अब ये प्रश्न आ गया फिर, रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? दिनेश जी, बिल्कुल प्रयास रहेगा। अभी क्या है, आज थोड़ा सा समय का हिसाब किताब ना होने के कारण, नहीं तो प्रयास था कक्षा 12वीं के जो काव्य पाठ हैं उनके जो बहुवैकल्पिक प्रश्न उनकी चर्चा करते। तो जैसे ही हम पीडीएफ बना लेंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि एलडी का तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ओपन का देखते हैं कब तक परीक्षा होती है, तो इसलिए हम उसको बनाए रखेंगे। मतलब प्रयास है, क्योंकि मेरी भी तैयारी है साथ साथ, तो जितना हो सके। तो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो ज्योति जी ने और जानकी जी ने उत्तर दिया है 10वें का ख। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या धर्मशास्त्र का इतिहास, क्योंकि यह प्रश्न ऊपर चर्चा स्वत ही होगी इस व्याख्या में, तो इसका ख ही है, हिंदी शब्द सागर। चलिए, ये भी अभी अभी हमने पढ़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1917, 1918, 1919 या 1929? तो इसका जैसे कि हमने ऊपर ही चर्चा में देखा था, इसका उत्तर घ है, 1929। अब ये आप देख सकते हैं, ये केवी का 2014 का प्रश्न है, केवी में आया हुआ। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो हम देख सकते हैं कि एक एक हिस्से से ही कितने हमारे पास वो जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो बन जाते हैं। तो 11वें का घ सही है, ज्योति जी ने भी दिया, कैलाश जी ने भी। आगे 12वें का, राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, या रामचंद्र शुक्ल जी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, या शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज? विष्णु जी, स्वागत है आपका। सतीश जी नमस्कार, कल आप पता नहीं कहाँ चले गए, काफी इंतजार किया, आपके उत्तर का आया नहीं। देखिए सतीश जी, आप अगर इस प्रश्न को देखें, ये 2014 केवीएस का है। तो इस पर मैंने अभी विचार रखे थे कि इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं, देखिए पाठ्यक्रम तो सीमित किया है टीजीटी का कक्षा 10 तक, पीजीटी का कक्षा 11 12 का। तो अब जो कई साथियों के अनुभव देखे हैं, वो कहते हैं भी कई बार स्नातकोत्तर या परास्नातक स्तर के भी प्रश्न आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ी बहुत चर्चा साहित्य की भी कर लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आ जाते हैं। तो गारंटी तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि कहाँ कुछ जाता है और कई बार प्रश्न किसी और भी तरह के आ जाते हैं। तो इसलिए इसकी चर्चा हम लगा कि कर लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने अपने ही मित्र से मांगा था कि भाई तैयारी करनी है तो बता, ये मतलब जो पीडीएफ है, पुस्तक है 512 पृष्ठ की, इसमें एमसीक्यू काफी बथेरे हैं, व्याकरण के भी हैं, तो इसमें से ही कुछ निकाल कर हम चर्चा अवश्य करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ग, जो कैलाश जी, ज्योति जी, जसमेर जी, विष्णु जी सभी ने सही दिया।
अब है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? Estabar de la literature हिंदुस्तानी, या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने इनमें से किसका अनुवाद किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक के साथ? तो कैलाश जी ने उत्तर दिया है गारसाद तासी जी का लिखा हुआ इस्तवार दलाल लिटरेतुर हिंदुस्तानी। ज्योति जी ने दिया है 17वें का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ग्रेयरसन जी का की रचना है। विष्णु जी का भी साथ है 17वें को अ के साथ, और दिनेश जी का भी कहना है अ। तो उत्तर है ख। ये 18वां प्रश्न भी 17वें का ही भाई है, बस घुमा फिरा के इसमें प्रश्न है, तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न की भी चर्चा पहले हो गई थी कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा रचित वर्नेकुलर करके जो था द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, नहीं ऑफ हिंदुस्तान। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी। तो प्रश्न आ सकता है कि आदिकाल की अंतिम सीमा जॉर्ज ग्रियर्सन जी के अनुसार कौन सी है, तो 1400 ईस्वी मानी जाएगी। तो प्रश्न है किस साहित्य इतिहास के लेखक जी ने काल विभाजन में कवियों जी के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो मिश्र बंधु जी, ग्रियर्सन जी, हरिऔध जी, या श्याम सुंदर दास जी। तो 20वें का उत्तर दिया है कैलाश जी ने मिश्र बंधु, जसमेर जी ने ग्रियर्सन, ज्योति जी ने मिश्र बंधु। तो उत्तर है मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु विनोद विष्णु जी ने भी मिश्र बंधु जी का साथ दिया है, सही है, में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक काल खंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। तो लगभग 5000, यह भी एक प्रश्न के तौर पर आ सकता है। और मिश्र बंधु जी की रचना होगी मिश्र बंधु विनोद। अब इससे जुड़ा आगे प्रश्न हो भी सकता है। चलिए, प्रश्न 25 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो उत्तर आपके सामने है, मैं बोलूंगा नहीं, आप जिस विकल्प के साथ हैं बता दीजिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसका सही है ग 1868 से 1893 ईस्वी। तो ज्योति जी ने उत्तर दिया है ख। तो ज्योति जी उत्तर है इसका ग। तो देखते हैं इसका आगे विस्तार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी,
तो साथ में संवत दिया है तक, तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 तक तय किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल सरल मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो वर्तमान हिंदी गद्य है उसके प्रवर्तक किन्हें माना गया है। तो क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नाम जब थोड़ा बहुत हम साक्षात्कार के लिए गए थे तब पढ़ा था, तब से छोड़ दिया, क्योंकि सब स्वार्थ है। असल में क्या है, इसमें जो कुछ उत्तर आपको दिख रहे होंगे जो व्याख्यान है, तो वो किनारे में भी दूसरी तरफ भी कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हैं, तो वो है। तो पर मैं अभी सिर्फ एक ही तरफ के उत्तर प्रश्न चला रहा हूँ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। अभी आ गया विक्रमी संवत, तो ऊपर आ ही गया था। तो यहाँ संवत के अनुसार है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो ऊपर था वर्ष के हिसाब से, यहाँ विक्रमी संवत के हिसाब से। तो फिर भी बताइएगा। कैलाश जी ने दिया है 26वें का पहला, ज्योति जी ने दिया है दूसरा। तो सही है दूसरा, 1925 से 1950। अब आगे है कि द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक उन्होंने तय किया है। राकेश जी नमस्कार। सतीश जी, विष्णु जी, राकेश जी, इन्होंने भी सही उत्तर दिए। तो 27वां प्रश्न है कि द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक का तय किया है। मुझे लगता है इसमें सभी पहले का साथ देंगे, शायद जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि अभी पढ़ा था ऊपर। चलिए, उम्मीद बंध गई है कि मैं भी सही हूँ। हम्म, अब ये शायद वो सभा है जिनके प्रकाशन में जो छपी पुस्तक थी उसकी भूमिका के तौर पर रामचंद्र शुक्ल जी की जो लिखी हुई रचना थी उसको स्थान दिया गया था भूमिका के तौर पर। जयप्रकाश जी स्वागत है आपका। जयप्रकाश जी, जो प्रश्न संख्या है वो ज़रूर साथ में लिखिएगा अपने उत्तर के साथ। बाकी हिंदी में भी आप लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। और शायद आप प्रथम बार जुड़े हैं तो आपका स्वागत है। अच्छा, तो कैलाश जी ने उत्तर दिया है 28वीं का घ, ज्योति जी ने भी दिया है घ। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, प्रश्न है। जय जी ने भी दिया है घ, सतीश जी ने भी घ, अनिल सेती जी ने। अच्छा अनिल सेठी जी, आपकी वीडियो शायद पीछे चल रही है, इसलिए आप प्रश्न 11 के आसपास हैं। उसको मतलब स्क्रॉल करके आगे लेके आइएगा, लाइव प्रश्न तक आ जाएगा। चलिए, तो 28वें का उत्तर है घ। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ऊपर था नागरी प्रचारिणी, ठीक है। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। तो नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कुछ व्याख्यान है
क्योंकि वो अलग से किसी प्रश्न का होगा। तो पढ़ लेते हैं कि वेल्जली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेल्जली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों लल्लूलाल जी एवं सदल मिश्र जी की नियुक्ति की थी। चलिए, तो ये साथ में हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो मुझे लगता है सभी इसके उत्तर अ के साथ ही होंगे, क्योंकि इसमें आ ही गया है। तो देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसको फटाफट आगे ले चलते हैं। चलिए, दोबारा आ गया प्रश्न। अब यह भी प्रश्न उसी से निकला हुआ है कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र जी, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद या रविंद्रनाथ टैगोर जी? एक आपसे बात करनी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आया आपसे। मतलब एक रविंद्रनाथ ठाकुर जी भी है इनका नाम, और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी। तो बच्चे प्रश्न करते होंगे आखिर ठाकुर और टैगोर क्यों है? तो कभी आपकी चर्चा हुई बच्चों के साथ? क्योंकि मेरी जब चर्चा होती है, मैंने कहीं पढ़ा था कि अंग्रेज जो थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी को ठाकुर 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 करते हुए टैगोर बना गए, तो इसलिए उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। तो क्या ये सही है? क्योंकि मेरी यही चर्चा होती, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था। क्या आप इससे सहमत हैं, या मतलब आपने इसके बारे में पढ़ा हो? तो सभी साथियों ने 36वें के पहले को दिया है, तो बिल्कुल सही है। तो 37वां प्रश्न है, सदल मिश्र जी की भाषा की विशेषता क्या थी? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, या किस्सा गोई? हम्म, तो इसका 37वें का उत्तर दिया है सतीश जी ने पहला, ज्योति जी ने पहला। तो बिल्कुल सही। सदल मिश्र जी की भाषा की विशेषता पूर्वीपन लिए हुई थी। जयप्रकाश जी भी पहले के साथ, विष्णु जी ग के साथ। तो सदल मिश्र जी बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे। तो अब इस एक पंक्ति में ही कई प्रश्न आ जाएंगे अगर आने हुए तो इनके पिताजी का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। तो सदल मिश्र जी का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। तो इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। आपसे मैंने वो, क्या मैं सही था रविंद्रनाथ ठाकुर जी के मामले में कि वो अंग्रेजों ने ठैको ठैकुर करके टैगोर बना दिया? कृपया बताइएगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था। तो आज अचानक नाम पढ़ा तो मन किया आपसे चर्चा कर लें। अब प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक सदर मिश्र जी, लल्लू लाल जी, इंशाअल्लाह खां जी, या सदासुख लाल जी? तो 40वें का कैलाश जी और सतीश जी ने दिया है ग, इंशाअल्लाह खां। ज्योति जी ने भी दिया है ग। चलिए, बिल्कुल सही है।
तो यह प्रश्न ही 3 बार आया है। चलिए, ये रिपीट हो गया दोबारा, 5 बार हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? ये तो दिनेश जी, क्या यह प्रश्न है? क्योंकि अंत में शिक्षण, मेरे ख्याल से शिक्षक लिखा होगा आपने कि शिक्षक हैं आप, तो प्रश्न चिन्ह डाला नहीं और ना ही कोई पूर्ण विराम है, तो मैं दुविधा में हूँ। अगर आपका प्रश्न है बता दीजिए, फिर हम उत्तर बता देंगे। चलिए, 42वें का उत्तर आया है, सतीश जी ने दिया है ख। राकेश जी ने दिया है ख। तो क्योंकि ये अभी चर्चा भी इसका हो की हट, इस पर ही चर्चा हुई थी, तो बिल्कुल सही उत्तर है सदल मिश्र जी। तो सदल मिश्र जी के साथ एक और व्यक्ति थे इन चारों में से, जिनका कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था। तो वो अ हैं, ब हैं, स हैं या ड है? जयप्रकाश जी बिल्कुल सही। तो 43 से कहा दिया है राकेश जी ने, और सतीश जी ने अ। कैलाश जी ने भी दिया है अ। चलिए, तो बिल्कुल सही है अ ही, क्योंकि लल्लू लाल जी और सदल मिश्र जी थे। अब प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? अब सतीश जी, जैसे क्योंकि चर्चा हुई थी कि क्या भारतीय इतिहास, साहित्य इतिहास, क्या ये आएगा कि नहीं, वो तो पता नहीं, पर क्या कहते हैं, मैं कक्षा में बच्चों से भी बात होती है कि बेटा, किसी भी पाठ के लेखक और कवि जी का नाम जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार पढ़ लो, क्योंकि कब कहाँ कौन आ जाए कुछ पता नहीं। तो साहित्य से निकले हुए ये नाम जरूर जितने हो सके, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आपके समक्ष एक जो कवि लेखकों के नाम की चर्चा भी की जाए, ताकि हमें भी याद हो जाए, और आपको अगर याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कुछ नया सीख पाए हम। तो ज्योति जी और कैलाश जी ने उत्तर दिया है 44वें का पहला, जयप्रकाश जी ने भी दिया है पहला, नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी। बिल्कुल सही। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक जी कौन है? भाषा योग वशिष्ठ जी के लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल जी, रमाशंकर वाजपेयी जी, राम प्रसाद निरंजनी जी, या इनमें से कोई नहीं? भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है? कैलाश जी ने बताया है 50वें का पहला। ठीक है सतीश जी, वो भी सूची हम जरूर जितनी हो सकेगी अधिकतम बनाकर लेकर आएंगे। कैलाश जी ने दिया है 50वें का पहला, और जयप्रकाश जी और सतीश जी ने दिया है तीसरा। तो देखते हैं, एक का तीन, तीन का एक, तो तीसरा सही है। तो भाषा योग वशिष्ठ या विशिष्ट के लेखक जी राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस संबंधी, तो अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वाशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है।
तो इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरमुखी लिपि से मिलती जुलती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि गुरमुखी जो लिपि है उससे जो बनी भाषा है वो कौन सी है? गुरमुखी जो लिपि है इससे जन्मी हुई भाषा कौन सी है? जी बिल्कुल सही, पंजाबी। और पंजाबी ही मेरी मातृभाषा है, इसलिए बड़े आत्मविश्वास से मैंने यह प्रश्न पूछ लिया क्योंकि मुझे आता था। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे योग वासिष्ठ जी के लेखक कौन हैं? तो ये तो चर्चा हो चुकी है, राम प्रसाद निरंजनी जी। काफी प्रश्न घूमे फिरे हैं। खड़ी बोली की पहली रचना? प्रेम सागर, नासिक के तोपाख्यान, ढोला मारूरा दूहा या आशिया? तो इसका है नासिक के तोपाख्यान, क्योंकि इसी की अभी चर्चा हो रही थी। तो एक बात देख सकते हैं हम कि एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न जन्म ले जाते हैं। भाषा योग वाशिष्ठ भी है, तो नासिक के तोपाख्यान भी है। तो एक ही प्रश्न से देखे जाएं तो कितने आगे प्रश्न बनते हैं। अच्छा, 52वें का दिनेश जी ने दिया है ग, जय जी ने दिया है ब, कैलाश जी ने दिया है अ। तो ब, नासिकेतो पाख्यान सही है। अच्छा, आगे है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र जी एवं लल्लू लाल जी दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र जी ने 1803 ईस्वी में नासिक के तोपाख्यान की रचना की और 1805 ईस्वी में लल्लू लाल जी प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद् भगवत पुराण के दशम स्कंद पर खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिक के तोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प अ माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ब को सही माना गया। चलिए, ये साथ में सफाई है जिस मतलब पुस्तक का है, तो उसी में बताई गई है कि पहले अ को उन्होंने माना था, बाद में संशोधित करके विकल्प ब को सही माना। अच्छा, ये प्रश्न याद आ गए जो मैंने कभी शायद पढ़े नहीं थे। आदिकालीन साहित्य, तो किस विद्वान जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया? तो सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ हैं। गुलाब चंद मीना जी, स्वागत है आपका। तो बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। मतलब प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है।
तो जो कालों के नाम हैं ये दिए हुए हैं आपके समक्ष। डॉक्टर ग्रियर्सन चारण काल, मिश्रबंधु प्रारंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल। तो मतलब जिन्होंने जो नाम दिया उसके आगे उनका जो लिखा हुआ है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदि काल, डॉक्टर राम कुमार वर्माचारण काल या संधि काल। दूसरा प्रश्न है, विनोद कुमार जी स्वागत है आपका। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? मतलब यहाँ मैचिंग ही दी है कि बीज वपन, मिश्र बंधु जी, सिद्ध सामंत, राहुल सांकृत्यायन जी, संधि काल एवं चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, वीर गाथा काल, रामचंद्र शुक्ल। इसमें से कौन सा जो युग्म है वो अशुद्ध है, गलत है? तो कैलाश जी पहले के साथ, राकेश जी, सतीश जी सभी हमारे माननीय पहले के साथ हैं। गुलाब जी भी पहले के साथ हैं। गुलाब जी गुजारिश करेंगे आपसे कि जो प्रश्न संख्या है वो लिखते हुए विकल्प जरूर लिखिए। इससे क्या है, स्पष्ट हो जाता है कि आप उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो सभी जब पहले के साथ है तो ऑडियंस पोल के साथ ही जाया जाएगा, बिल्कुल सही। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। तीसरे का ग। तो ये चलाते जाते हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि वही है प्रश्न कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया। तो तीसरे में राकेश जी ग के साथ हैं, बिल्कुल सही। सतीश जी चौथे में अ के साथ हैं। मुझे लगता है प्रश्न ये शायद दोहराया भी जरूर गया है। चलिए देखते हैं। राकेश जी भी पहले के साथ, ज्योति जी भी पहले के साथ, बिल्कुल सही। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? विकल्प आपके सामने है। विनोद जी बिल्कुल सही आपका भी उत्तर। आपसे अनुरोध करेंगे कि प्रश्न संख्या जरूर लिखें, उससे क्या थोड़ा सा बढ़िया स्पष्ट हो जाता है। तो उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न काफी घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं। एक चीज जो मैं देख रहा हूँ इस हिस्से में भी,
10वें का सभी साथियों ने ग। क्राफ्टर प्रियांशी जी, स्वागत है आपका। आप भी शायद प्रथम बार जुड़े हैं हमारे सत्र से, तो हार्दिक स्वागत है आपका। तो आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? राकेश जी ने उत्तर दिया है 11वें का ग। सतीश जी ने भी, ज्योति जी ने भी, तो बिल्कुल सही। तो आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? मिश्र बंधु जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, रामचंद्र शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा जी। तो सतीश जी, राकेश जी, कैलाश जी सभी ग के साथ हैं, तो बिल्कुल सही। अब आगे प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो सभी ब के साथ हैं, जो कि सही है। अब ये थोड़ा प्रश्न घुमा के आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा, चारण, सिद्ध सामंत, गद्य। चर्चा का फायदा तो है, क्योंकि अब ये आदिकाल की चर्चा कर करके सारे नाम दिमाग में घुस गए हैं। तो अब इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी आ रहा है, बिना उत्तर देखे कि शायद गद्य काल हो। तो राकेश जी, ज्योति जी, विष्णु जी, कैलाश जी सभी ख के साथ हैं। तो सबका साथ सबका विकास। चलिए, कुछ इसके बारे में विस्तार दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। गद्य का आविर्भाव संवत 1900 से 1925 माना उन्होंने। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान उन्होंने संवत 1925 से 1950, जो कि शायद पहले भी आया था। गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975, या गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान संवत 1975। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। चलिए, साथी हमारे पाली के साथ हैं, बिल्कुल सही। अब आगे व्याख्यान है। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है, और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुंची है, और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी। तो प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है। प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है, और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्री प्राकृत का प्रधान रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाण रासो,
ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। तो 20वें में ग के साथ हैं सतीश जी, राकेश जी। तो सही उत्तर है ग। तो अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ को घोषित किया है। क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। भरतेश्वर बाहुबली रास। तो कुमार रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि जी का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपति विजय ही कुमार रासों के कवि थे, जैसे ही आमतौर पे होता है। तो ढोला मारूरा दूहा के कवि कल्लोल जी हैं। ढोला मारूरा दूहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना और गाया जाता था। अ, तो 20वें में सभी ग के साथ है। अच्छा, राकेश जी का प्रश्न है कि जो घ रचना है इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही प्रश्न, क्योंकि इसमें जो बाकी की दो रचनाएं हैं उनका तो बता दिया। तो अ, घ का नहीं बताया। सतीश जी ने नीचे बताया है भट्ट केदार, जो कि सही है। तो राकेश जी, जो रचना मतलब घ कौन सी थी, जस चंद्रिका। हाँ, जय मयंक जस चंद्रिका, इसके हैं भट्ट केदार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा साथियों, एक ये है लिंक छोड़ दिया है। अ, क्या है, आप जुड़े हैं, मन तो नहीं था कि बिना मतलब का प्रचार करें, पर फिर भी मन किया कि आपको बता दें। ये लिंक है, मतलब हम थोड़ा बहुत ईश्वर की दया से गाने का शौक रखते हैं, तो ये एक हमारे गाने का लिंक है। तो 7-8 गाने किए हैं, 2-4 वीडियोस हैं, तो ये उनमें से एक वीडियो का लिंक है। तो कभी समय लगे खाली तो देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए, 21वें का उत्तर दे रहे हैं हमारे सभी साथी।
तो देखते हैं अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। अच्छा, ये तो घुमा फिरा कर दोबारा आ गया। अवहट भाषा से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित अपभ्रंश या परिनिष्ठित प्राकृत। तो ज्योति जी ने दिया है 26वीं का पहला, कैलाश जी ने भी दिया है पहला। तो बिल्कुल सही है। अवहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। अवहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। तो अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमण कालीन या संक्रांति कालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। तो अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी मतलब ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्यहमाण अर्थात अब्दुल रहमान, संदेश राज से संदेश रासक, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर और विद्यापति कीर्तिलता आदि हैं। तो अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिशा, सिक्खा या सिखा। सिक्खा। कई बार जुबान लड़खड़ा जाती है। तो 27वें का। अच्छा साथियों, आपसे एक प्रश्न है। ये 27वीं का तो प्रश्न दीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि ये जो प्रश्न चल रहे हैं इन्हें ही आगे बढ़ाया जाए कि कुछ और कल सत्र में किया जाए, क्योंकि ये असल में पूरी पुस्तक है, इसी में व्याकरण भी है, काफी कुछ है। तो बता दीजिएगा। तो अवहट में शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा, सिक्खा जो है वो मिलता है। तो कैलाश जी ने बताया है पहला, विनोद जी ने बताया है दूसरा, और जो हमारे समक्ष है उत्तर वो है तीसरा। तो अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा रूप मिलता है। ठीक है कैलाश जी, बाकी भी साथी अपना विचार जरूर रखें कि क्या किया जाना चाहिए। वैसे मैं आपको विषय सूची दिखा ही दूंगा इसमें, तो आप जो मतलब विषय सूची की संख्या हो आप वो बता दीजिएगा, फिर उसका एक समायोजन करके हम आपको बता देंगे। चलिए, सतीश जी ने बताया 27वें का घ, तो कैलाश जी ने अ, विनोद जी ने ब और सतीश जी ने घ, पर उत्तर जो निकला है वो है ग। चलिए, तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? कबीर जी, सूरदास जी, सरहपाद जी, विद्यापति जी। कैलाश जी, राकेश जी ग के साथ हैं।
ज्योति जी ग के साथ। कोई बात नहीं सतीश जी। अच्छा, विनोद जी कैलाश जी कह रहे हैं व्याकरण पढ़ाया जाए कल। चलिए ठीक है, बाकी एक बार आपको सूची दिखा देते हैं, उसके हिसाब से बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। तो उत्तर सरहपाद जी हैं। तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि जी का नाम सरहपाद है। राहुल सांकृत्यायन जी ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपा, सरोज वज्र, पद्म और पद्म वज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद जी की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन जी ने दोहा कोश नाम से किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके अंतर्गत। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू जी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो यहाँ पर प्रश्न वही है कि अत्यधिक जो अधिकतर मानते हैं तो उस हिसाब से सरहपाद जी। चलिए ये तो हो गया, इसके भी सरहप्पा जी ही हैं सहजयान के प्रवर्तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी, प्राकृताभास, साहित्यिक अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश। जसमेर जी कहीं चले गए थे शायद, लग रहा आप काफी समय बाद आपका उत्तर आया है। तो जसमेर जी से मेरे ख्याल से 40 लिखा गया जबकि 36 लिखना था आपने। ज्योति जी ने उत्तर हटा दिया है अपना। शांति जी स्वागत है आपका। अच्छा शांति जी, आपसे प्रश्न था वो जो ड्राइव वाला लिंक है वो आपको मिल गया था ना? क्योंकि आपने और शायद किसी वीडियो में एक दो और हमारे माननीयों ने डाला था कि पीडीएफ चाहिए। तो वैसे तो मैंने बोल दिया था वीडियोस में एक दो बार, और अलग से वीडियो भी भेजी थी, लिंक भी भेजा था, तो मिल गया था ना आपको लिंक? जिसमें सारे मतलब अपनी ओर से फोल्डर्स बना के जो पढ़ाई सामग्री रखी है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो सभी साथियों का उत्तर सही है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। ये उनका कथन है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। ठीक है, धन्यवाद शांति जी। तो मान्यवर, अगर आप सभी को लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं एक सही अभ्यास हो रहा है, तो बाकी साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर जोड़िएगा। जितने हमारे साथी घुल मिल जाएंगे उतनी ही चर्चा होगी। जैसे कल एक प्रश्न फंसा था, चर्चा वैसे मैंने आज की अब हमारे एक माननीय जी से, तो इसकी कल या परसों चर्चा करेंगे उसी प्रश्न की। चलिए जो खोजी से था शांति जी, ये घटना चक्र है,
ये भी उसी में है। आपको मेरे ख्याल से जो कॉमन सामग्री है उसमें मिल जाएगी। नहीं होगी तो इसको मैं आज अपलोड कर दूंगा। घटना चक्र करके है। ये हमारे साथी हैं पवन यादव जी। उनकी ही कृपा से उनसे मैंने मांगा था कि भाई कुछ तैयारी करनी है, तो उन्होंने मुझे भेजा था। तो मैंने कहा उसी से ही चर्चा की जाए आज। तो काफ़ी इसमें काम की सामग्री है, 512 पृष्ठ है। काफ़ी भयंकर मात्रा में इसमें एमसीक्यूज हैं। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो मेरे ख्याल से ऊपर जो अभी व्याख्यान था उसमें ये था ही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो अपना भी गलत हो गया। अगर हम देखें यहाँ वो ये है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, तो भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कैलाश जी, ज्योति जी, जसमेर जी, आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहा, पर अगर ऊपर का व्याख्यान देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। तो ये केवीएस की 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। अगर इस संबंधी आपको शंका हो तो बताइएगा, क्योंकि कल का भी एक खोजी वाला प्रश्न अटका है। चाहे कुछ साथी सहमत है, फिर भी कुछ असहमत रहे। चलिए, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चतुर्सेन शास्त्री जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, या राम कुमार वर्मा जी ने? तो जो रुझान आ रहे हैं उत्तरों के वो है ब, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। वैसे सलाम है आप लोगों के अध्ययन को, मनन को, चिंतन को, कि आपने काफी गहराई से इतिहास भी कंठस्थ रखा हुआ है। अधिकतम आपके उत्तर बिल्कुल सटीक सही जा रहे हैं, क्योंकि हम तो खुद इस मामले में नौसिखिए हैं। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पुरानी हिंदी नामकरण दिया उन्होंने। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज जी को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। अच्छा सतीश जी, कल आप थे नहीं। वो असल में प्रश्न था खोजी पत्रकारिता संबंधी। उसमें चार विकल्प थे। एक विकल्प था कि खोजी पत्रकारिता, मतलब प्रश्न था कि खोजी पत्रकारिता के लिए कौन सा विकल्प उसमें से नहीं था, मतलब असत्य था। तो एक था कि शोध करना, छानबीन करना। दूसरा था भ्रष्टाचार वगैरह के आंकड़े लाना। तीसरा था उपलब्ध आंकड़ों की छानबीन करना। और चौथा था अ, सर्वथा नए आंकड़े उपलब्ध करवाता है खोजी पत्रकारिता वाला। तो मुद्दा फंस गया था। उत्तर था ग, कि उपलब्ध उपलब्ध आंकड़ों की छानबीन करना। तो इस पर काफी चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, वाद हुआ, विवाद हुआ। तो कुछ साथी सहमत भी हुए। तो जो आपसी चर्चा का निष्कर्ष निकला वो यही था कि हाँ, इस प्रश्न को एक किन्हीं विद्वानों से थोड़ा चर्चा करके दोबारा इस पर चर्चा की जाए। तो सभी ने अपने अपने तर्क भी दिए, जिसमें कैलाश जी ने भी, ज्योति जी ने भी, और हमारे राकेश जी, उज्जैनिया जी ने भी तर्क दिए। सही भी थे, स्पष्ट भी थे, पर फिर भी हमारे जो माननीय साथी हैं काफियों को इस पर शंका थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस पर बाद में चर्चा करेंगे।
प्रश्न है, पौम चरिव किसकी रचना है? अब्दुल रहमान जी, विद्यापति जी, स्वयंभू जी, चंद्रबरदाई जी। इसके साथ एक और प्रश्न है, काफी आम सा प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद जी के जो मूल नाम है वो क्या है? क्योंकि मैंने बच्चों की पुस्तक में दो नाम पढ़े हैं। इस प्रश्न के साथ एक प्रश्न का और उत्तर दीजिएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी के मूल नाम कौन से हैं जो दो माने जाते हैं? चलिए, ये सही हो गया आपका। पौम चरिव स्वयंभू जी की रचना है। विनोद जी, राकेश जी, कैलाश जी, शांति जी, ज्योति जी, जसमीत जी, सभी का उत्तर सही है। एक प्रश्न है, आम है पर थोड़ा खास है, कि मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम। धनपत राय, बिल्कुल सही उत्तर दिया राकेश जी। एक और भी नाम है कि यही है एक? क्योंकि मैंने धनपत राय तो पढ़ा है और एक जगह गुलाब राय भी पढ़ा है। अच्छा, एक और प्रश्न है जो बड़ा ही आम सा प्रश्न है पर घुमाता है, जिस पर शायद, हाँ सतीश जी, उत्तर तो ग ही था कि मतलब वो खोजी पत्रकारिता में नहीं आता। तो पर देखते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है, अ, हिंदी वर्णमाला के कितने वर्ण हैं कुल? बड़ा ही आम सा प्रश्न है, हर बार आता है, घुमाता भी है। क्योंकि अभी बच्चों को मैं श्रुति लेख डाल रहा था, मतलब वर्णोच्चारण स्पष्ट कराने के लिए, तो लिखते लिखाते कुल हो गए 54, 54। जबकि मैंने उनको कभी 54 बताया नहीं, बताया कुछ और है। जी बिल्कुल सही कहा शांति जी आपने, क्योंकि धनपत राय हर जगह है, गुलाब राय कई जगह है। चलिए, सभी साथी वर्णमाला के प्रश्न का उत्तर भी जरूर दें, अपने हृदय से ही दीजिएगा। अच्छा, उर्दू में नवाब राय, हाँ शायद ये भी नवाब राय ही पढ़ा हो, फिर गुलाब राय ना हो। नवाब और गुलाब तुकबंदी सी हो जाती है। तो धन्यवाद सतीश जी। चलिए, वर्णमाला वाला उत्तर दीजिएगा, तब तक हम आगे बढ़ें। हमारे कैलाश जी और विनोद जी ने उत्तर दिया है 52 वर्ण। बाकी साथी भी जो हमारे हैं, कृपया उत्तर दीजिएगा, चाहे गलत ही क्यों ना हो, दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि सही और गलत सब सोच में है। और हासिल वही होता है जो अप्रोच में है। तो इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यक्त कहा, या पौंचरी? क्या हुआ, सभी शांत हो गए? नाराज तो नहीं हो गए? 45वें का उत्तर आया है अभी अभी ज्योति जी द्वारा, घ।
चलिए, इसका सही है घ पौंचर्यु। तो पौंचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। यहाँ 5 कांडों में विभक्त है। यह विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो स्वयंभू जी ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता जी को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। तो सीता जी के आगमन का एक और भव्य वातावरण, दूसरी ओर उस वातावरण में राम जी का ओछा व्यवहार। तो ये जैसा कि इसमें लिखा गया है। तो अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता जी राम जी से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। भविष्यक्त, कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, आहुड़। तो 46वें का उत्तर आ रहा है रुझानों में घ। कैलाश जी द्वारा, ज्योति जी द्वारा और जसमेर जी द्वारा है अ। तो उत्तर है भविष्यक्त, कहा। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। तो इस श्रेणी में धनपाल जी द्वारा रचित भविष्यक्त कहा का नाम उल्लेखनीय है। वंदना जी, स्वागत है आपका। शायद आप भी आज प्रथम बार जुड़े हैं हमारे सत्र में। तो आपका उत्तर है पाहुड़ दोहा। तो वंदना जी, अनुरोध है, आपने पाहुड़ दोहा अपनी ओर से लिखा, तो इससे बेहतर है समय ना ज़्यादा लेते हुए आप प्रश्न संख्या के साथ विकल्प भी लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। नहीं तो आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, हमें भी खुशी होगी कि हिंदी आप लिख रहे हैं, वो भी यंत्र पर, क्योंकि काफ़ी घुमाना पड़ता है हाथों की अंगुलियों को भी। तो ये प्रयास काबिले तारीफ है। अ, आगे है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। अच्छा, 46वें का सतीश जी ने भी अ, जसमेर जी ने अ, ज्योति जी ने अ, और कैलाश जी ने घ दिया था। तो उत्तर जो सही है वो भविष्यक्त कहा है, क्योंकि वंदना जी ने भी मेरे ख्याल से ये घ ही दिया है। हाँ, पाहुड़ दोहा। चलिए, परंतु जो उत्तर है वो भविष्यक्त कहा है। इसका जो व्याख्यान आगे भी दिया गया है। तो लौकिक समझ सकते हैं कि आप क्या आ जाएगा। 47वें का ज्योति जी ने दिया है ख। जैसे वंदना जी ने पाहुड़ दोहा दिया, कैलाश जी आपने पाहुड़ दोहा दिया। जहां आपको लगे कि हाँ, मतलब जैसे कल वही खोजी वाला पत्रकारिता वाला जो प्रश्न था जिसमें सभी ने संदर्भ भी दिए, जहां आपको लगे कि हाँ आप सही हैं, संदर्भ जरूर दीजिएगा। हो सकता है कि जो पुस्तक में हो वही गलत हो। वैसे तो ये पुस्तक काफी मानक लग रही है कि बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने व्याख्यान भी दिए हैं प्रश्नों के उत्तर के। जैसे वो लल्लू लाल जी वाला प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं।
तो साथी उत्तर दे रहे हैं 47वें का ख, पुष्पदंत। तो बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो जी की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो जी की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान जी की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हम्मीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या कोई उद्देश्य ही नहीं? सतीश जी, लिंक एक ही है। आपको इस वीडियो में भी एक लिंक दिखेगा जो गूगल ड्राइव का है, उसी में ही आगे फोल्डर्स हैं। तो उन फोल्डर में ही क्योंकि ये पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए है, तो जिसमें लिखा होगा कि हिंदी सभी के लिए, तो उसमें इसको डाल दें। घटना चक्र नाम से होगा। शायद मैंने अपलोड किया हुआ है, पर उसको चलो मैं नाम बदल दूंगा उसका। तो आप एक बार सर्च मार लीजिएगा तो उसी में फोल्डर्स में आ जाएगा, नहीं आता तो मैं उसको कर दूंगा। ठीक है जी। चलिए, 53 का उत्तर आ रहा है। अच्छा, 47वें का सतीश जी ने दिया ख, सही है। जसमेर जी ने भी दिया ख, सही है। अ, ज्योति जी ने 53 का दिया है ग, कैलाश जी ने भी दिया है ग, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। तो बिल्कुल सही है। तो अमीर खुसरो जी के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20-21 ही उपलब्ध है। 54वां प्रश्न है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? कौन सी? पाहुड़ दोहा, राउल वेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। जसमेर जी, सतीश जी, आपका भी उत्तर 53 में का सही है, बिल्कुल। आप जो हमारे अब सत्रों के कहीं ना कहीं पक्के साथी बन गए हैं, तो कृपया सुझाव ज़रूर देते रहिएगा। व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं, जो कि वो इस चैनल के अबाउट में ही नंबर दिया हुआ है। तो नहीं तो आप कमेंट के रूप में भी अपना जो सुझाव है छोड़ सकते हैं। मेरा मन था एक गूगल फॉर्म बना लूँगा, जिसमें आप अपना जो भी प्रतिपुष्टि है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम उसी हिसाब से इन चीज़ों को बढ़ाते रहें। तो ज्योति जी ने और कैलाश जी ने 54वें का दिया है ख, राउल वेल। 10:03 हो चुके हैं। क्या काफ़ी है आज के लिए कि 10:30 तक कर लें? तो राउल वेल सही है। शिलांकित कृति राउल वेल है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नख शिख वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि जी ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया है। तो नखशिख जितना मैंने पढ़ा है, ये एक पाठ है कक्षा 8 का, अकबरी लोटा। तो उसमें वो अंग्रेज होता है, नखशिख तक भीग जाता है। तो वहीं से पता लगा कि नखशिख अर्थात शिखर से लेकर पाँव के नाखून तक, मतलब वो भीग गया था। तो आरंभ में कवि जी ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन गद्य में किया और फिर पहले पद्य में, फिर गद्य का प्रयोग किया। इस कृति का रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है। तो राहुल वेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राहुल वेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रेमाख्यान तक, प्रबंध काव्य।
तो जैसे कि ऊपर आ ही गया था पहले ही, गद्दे पद्दे मिश्रित चंपू। तो ज्योति जी बिल्कुल सही है, 55 का पहला। कृपया वो प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि अभी समाप्त कर दें आज का, मतलब जो सत्र है यही रोक दें कि कोई 10-15 या 10:30 तक किया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउलवेल, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, वर्ण, रत्नाकर या कुवल या माला? कैलाश जी ने दिया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ज्योति जी ने भी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चलिए 3 मिनट और चलाते हैं कालांश। 8:38 पर शुरू किया था, 10:08 पर खत्म करते हैं। 90 मिनट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, काफ़ी है आंखों को थकाने के लिए इतना। चलिए, तो उत्तर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र जी के सभा पंडित दामोदर शर्मा जी ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। अच्छा सतीश जी, आप हैं क्या छोड़ गए हैं? अगर हैं तो ज़रा अपना वो थंब बना दीजिएगा, क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने पूछा था कि ये प्रश्न उत्तर किस फोल्डर में मिलेंगे, तो मैं एक बार फोल्डर देखकर आपको बता ही दूँ लगे हाथ। अगर हैं तो आप अपना ज़रा अंगूठा दिखा दीजिएगा। 60वां प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि, डिंगल पिंगल? शांति जी, ये अंतरजाल का मुद्दा ही ऐसा है। बाकी कोई बात नहीं, वीडियो तो वहीं रहेगी, पर हाँ इतना ज़रूर है कि वो इतने लंबे लंबे जो ये सत्र हैं बाद में देखने वैसे मुश्किल हो जाते हैं, तो साथ साथ बने रहना अच्छा है। बाकी कोई बात नहीं, जहाँ जुड़ा जाता है वहाँ जुड़ जाइए, नहीं तो। ठंड भी काफ़ी है, धुंध भी हो रही काफ़ी जगहों में, तो सिग्नल भी खो जाते हैं कहीं ना कहीं बेचारे। 60वें का घ, ज्योति जी, कैलाश जी, सतीश जी ने उत्तर दिया है। अच्छा सतीश जी, आपको बताना था तो ज़रा बता ही दूँ। कोई बात नहीं, नेटवर्क तो मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं खुद कई बार क्या कई बार क्या हर बार ही जब भी बैठता हूँ ये सत्र में, तो भूल तो जाता हूँ, पर हृदय से एक दुआ होती है पक्की कि हे ईश्वर, अंतरजाल इंटरनेट बना रहे सही, ताकि मैं ढंग से आनंद से इस काम को आगे बढ़ा पाऊँ। चलिए, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो उत्तर है डिंगल पिंगल। चलिए, सही उत्तर है साथियों आपका भी। सतीश जी, तब तक मैं ज़रा अगला प्रश्न कर रहा हूँ। आप एक बार देखिएगा सभी साथी। तो सतीश जी का प्रश्न था कि ये कहाँ है, किस फोल्डर में है, तो मैं ज़रा वो फोल्डर एक बार देख लेता हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि शायद ये मैंने रखा ही नहीं कहीं, तो मैं इसको, जहाँ आपको दिख रहा ना हिंदी सभी हेतु, उसमें आपको ये मिल जाएगा, मैं अभी अपलोड कर दूंगा।
ठीक है जी। तो 61 में का, चलिए सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बता दिया कि टीजीटी में पड़ी है। तो इसको मैं वहाँ से निकाल दूंगा और हिंदी सभी के लिए मैं डाल दूंगा, क्योंकि ये सभी के लिए, यहाँ तो टीजीटी पीजीटी दोनों में डाल दूंगा ताकि सभी को आराम से मिल जाए। चलिए तो 61 में का दिया है ज्योति जी, जसमेर जी, कैलाश जी, वंदना जी और शांति जी ने पहला, और सतीश जी ने दिया है अंतिम। तो चारण साहित्य के साहित्य का दूसरा नाम है सिद्ध नाथ जैन रासो। टननन टननन डिश डिश डिश। चलिए जो ख है वो सही है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। इस काल में राजा श्रित कवि, क्योंकि सभी ने सिद्ध साहित्य लिखा, लेकिन सतीश जी ने इसमें घ को सही दिया, तो घ सही निकला इसमें। तो डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राजकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। इस काल में राजा श्रुत कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती है। इनमें प्रमुख है विजयपाल रासो, जो नल सिंह कृत है, हम्मी रासो शार गंधर कृत है, खुमान रासो दलपति विजय कृत है, बीसल देव रासो नरपति नालह कृत है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई कृत है और परमाल रासो जगन कृत है। और सबसे प्रसिद्ध मेरे ख्याल से पृथ्वीराज रासो ही है। जी बिल्कुल, सतीश जी के लिए तालियां बनती है। बच्चों के साथ भी कई बार मेरी कक्षा में बात चलती है, क्योंकि ठीक है, जब आपको उत्तर बिल्कुल सही स्पष्ट पता है तो कहीं और क्या जाना। तो ये आत्मविश्वास की बात होती है, क्योंकि हो सकता है सतीश जी के समक्ष सारे उत्तर दिख रहे हो, यार सभी तो ये कह रहे हैं, पर वही है आत्मविश्वास की बात। जब हमें लगता है कि हाँ भाई हम सही हैं, तो गट्स के साथ खड़े होना होता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है खुद को, यार मेरा उत्तर सही है। तो सतीश जी तालियां आपके लिए। ये भी बिल्कुल सही कहा सतीश जी आपने, कि संगति का असर। तो सभी माननीय बैठे हैं, चर्चा चल रही है, तो बढ़िया चले जा रहा है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरहपा, शबरपा, लुईपा, विरूपा, डोम्बियपा, डोम्बिया, कण्हपा, कुकुरीपा आदि सिद्ध कवि हैं। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं, उनमें सबसे प्राचीन हठ हठ योग संबंधी ग्रंथ घेरण्य संहिता और शिव संहिता है। तो गोरखनाथ जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हठ योग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प आदि हैं। तो जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तो जैन साहित्य के लेखक अगरचंद्र नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। चलिए ये तो स्पष्ट है, विरूपा, कण्हपा, कुकुरिपा, तो तीनों हैं ही, तो शार गंधर होगा। अ, अ, तो जो साथी जुड़े हैं, तो जैसे कि सतीश जी ने ढूंढ लिया था टीजीटी वाले में, ये जो किताब है घटना चक्र, असल में वहाँ वो घंटा चक्र के नाम से होगी, तो है घटना ही। ठीक है, वो वहाँ पड़ी हुई है। तो नाम इसका हम घटना लिखे देते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। चलिए अच्छा, ये कुछ व्याख्यान अलग से है, मुझे लगता है किसी और प्रश्न का होगा, तो पढ़ लेते हैं इसे। बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य है, था, यहाँ है, अगर है तो। अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है।
तो इस ग्रंथ की रचना नरपति नालह जी ने 1155 में की थी। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची है, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीति काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। तो बीसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। चलिए, तो बीसल देव रासों के रचयिता नरपति नालह हैं। चलिए ये चलो एक ये और इसके बाद एक और प्रश्न करेंगे, फिर हम इस सत्र को शांत करेंगे और कल अगले सत्र के साथ अशांत होंगे। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो जैसे कि चर्चा हुई है, तो बीसल देव रासो, तो इसका भी बीसल देव रासो ही होगा। तो यहीं समाप्त करते हैं आज का ये अपना जो भी सत्र है। तो सतीश जी 69वें का आपने दिया है अ, सही है, और 70वें का ग सही है, ज्योति जी बिल्कुल सही। तो आज के लिए मेरे ख्याल से समाप्त करते हैं, ठीक है जी। तो अपना क्या कहते हैं, कैलाश जी और विनोद जी ने शायद, विनोद जी और कैलाश जी ने कहा था कि व्याकरण किया जाए। तो ठीक है, एक बार थोड़ा खोजबीन करके कल टाइटल डाल दूंगा। अगर लगेगा कुछ महत्वपूर्ण है तो चर्चा कर लेंगे, नहीं तो व्याकरण या अलंकार वगैरह उन पर आ जाएंगे। तो आप सभी मान्यवरों का धन्यवाद, और जो गीत का लिंक दिया है समय लगे तो कृपया सुनिएगा और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, कोई कमी हो तो अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक स्वस्थ रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, ध्यान से रहिएगा। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, क्या दोपहर 1 बजे का मतलब ये सत्र लगाने का कोई लाभ है? क्योंकि आप मेरे ख्याल से सभी कार्यरत होंगे, वर्किंग होंगे। चलिए, शांति जी, वंदना जी, कैलाश जी, सतीश जी, ज्योति जी, आप सभी का धन्यवाद। आप जुड़े, और जो बाकी हमारे 3 योद्धा रह गए हैं उनको भी धन्यवाद। तो चलिए अब आराम करते हैं। ज्ञान पान काफ़ी हो गया।